नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक डॉक्टर्स की कमी के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। उनके मुताबिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए विश्व बैंक की ओर से बजट मंजूर कर लिया गया है और जिसके तहत कई और योजनाएं की भी अगर बात की जाए तो वो भी बनेंगी इस पर और इसका लाभ जल्द ही लोगों को मिल सकेगा। हैं जो और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ये कार्य कर सकते हैं, उन पर विचार विमर्श के लिए उनके सुझाव जो आए हैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2016 में अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही तैयारियां तेज करने की बात कर रहे हों, लेकिन अर्धकुंभ को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की मदद की दरकार की है, तो हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार पर जमकर हल्ला बोल दिया है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार जो मदद कर रही है उसका सदुपयोग राज्य सरकार को करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुंभ के लिए केंद्र की ओर से मदद का भरोसा भी दिया। मांग की होगी तो कहीं न कहीं उनको लग रहा होगा, लेकिन मेरा तो अनुरोध है कि केंद्र सरकार को तो मदद करनी चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी मदद केंद्र सरकार कर रही है, जो पैसा उनके पास है उसका सदुपयोग तो करेंगे। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। कुंभ 2016 शुरू बहुत कम समय रह गया। काम ऐसे हैं जिनको जो वक्त मांगते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो समय पर ज्यादा अच्छा होता कि वो कर देते। यदि दावा उन्होंने किया तो जमीन पर दिखाई देगा। तो बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आर्थिक मदद मुहैया कराई है, लेकिन राज्य सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर पा रही है। तीरथ सिंह रावत के मुताबिक हरीश रावत सरकार स्टेट प्लानिंग का 24% पैसा भी विकास कार्यों में खर्च नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी नहीं करने का आरोप लगाया। स्टेट प्लान का पैसा और 9000 कुछ करोड़ समथिंग इस तरह का जो मिला उसको भी खर्च न करना और 24% 9-10 महीने में खर्च कर पाई प्रदेश सरकार। आज 76% रह गया। 3 महीने में क्या करेंगे? मार्च में या तो लीपापोती होगी। जब स्टेट प्लान का पैसा आज केवल 24% खर्च हुआ तो आगे क्या स्थिति होगी, काम की क्या गति होगी, इससे पता चलता है। और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बताया कि विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि गैरसैंण में जनवरी तक विधानसभा भवन बनकर तैयार हो जाएगा और ऐसे में प्रदेश सरकार को जल्द ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से हो रहे पलायन को रोकने के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना जरूरी है। और इससे मैं इसके लिए भी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार 31 जनवरी तक या पहले हफ्ते फरवरी तक पूरा विधान भवन बनकर के तैयार मिल जाएगा और फरवरी मार्च में जो बजट सत्र होगा वो बजट सत्र नए विधान भवन गैरसैंण में होगा, ऐसा मेरा मानना है। पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि स्थायी राजधानी गैरसैंण में होगी। उधर बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। 31 दिसंबर के दिन सुरक्षा के लिहाज से नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार और देहरादून में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताया कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खासतौर पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, अगर हम बात करें पूरा उत्तराखंड में इस वक्त? देखिए आशुतोष, उत्तराखंड पुलिस लगातार बैठकें कर रही है और बैठकें करके ये सुनिश्चित कर रही है कि जो बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ उसके बाद उत्तराखंड में किस तरह की कोई घटना ना घटे। और इसके मद्देनजर, और चूंकि नए साल का अंतिम समय चल रहा है, ये नया साल आने वाला है, इस साल का समय चल रहा है, तो इसको लेकर के लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, बैठकों का दौर जारी चल रहा है और जो अन्य जिलों के पुलिस कप्तान हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए। स्वयं डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं
ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट जी सके। सोनू, नया साल आने वाला है, ऐसे में सैलानियों की बात करें, पर्यटकों की बात करें तो वो उत्तराखंड का रुख बेहद करते हैं क्योंकि सर्द इलाका है और लोग जो है वो लुत्फ उठाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए एक खास जो है यहाँ पर मायने रखती है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्या कुछ विशेष तैयारियां नजर आ रही है इसको देखते हुए? देखिए, जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, चाहे वो नैनीताल हो या इसके अलावा मसूरी हो या कुछ क्षेत्र जो है वो उत्तरकाशी का हो, हर्षिल हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि सैलानी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड का रुख करते हैं। नए साल का स्वागत और इस वर्तमान वर्ष का जो विदाई होती है उस जश्न को मनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो पर्यटकों को दिक्कतें ना हो इसके लिए और इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां पर लोगों को दिक्कत ना हो, खास तौर से जो असामाजिक तत्व होते हैं उनसे लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले से ही रणनीति बना ली है। निश्चित तौर पर आने वाला साल जो होगा वो खुशियों से भरा होगा, इस तरीके का दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया है। चलिए देखते हैं, और यहाँ पर सैलानियों के लिए भी, उनके लिहाज से भी यही बेहतर होगा, उत्तराखंड वासियों के लिए भी यही होगा और देश के लिए भी यही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सोनू सिंह इस जानकारी के लिए। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में वाहन चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला रुद्रपुर का है, जहां चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। और आपको बताएं कि जिम के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर चोरों ने हाथ साफ करना चाहा। नाकामी मिलने पर उसने दूसरी बाइक पर हाथ लगाया और बड़े आराम से ताला खोलकर बाइक को ले उड़ा। देखिए जरा, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गौर करने वाली बात है कि जिले में वाहन चोरी रोकने के लिए पुलिस ने एक स्क्वाड भी बना रखा है, लेकिन चोर पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। देखिए, बाजार चौकी क्षेत्र में एक पल्सर बाइक की चोरी का मामला आया है। इसमें तहरीर पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज की बात प्रकाश में आई है। इसमें इसे वेरीफाई करा के जल्दी चोर को पकड़ने की कोशिश की है। टिहरी के मलेथा में एक बार फिर से स्टोन क्रशिंग शुरू हो गई है और जिसको लेकर लोगों में खासा रोष है। दरअसल मलेथा और आसपास के लोगों के 42 दिनों के संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार ने 4 स्टोन क्रशर्स बंद करने का आदेश जारी किए थे, लेकिन स्टोन क्रशर मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले पर स्टे ऑर्डर ले आए। इधर इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानूनी पहलुओं पर गौर करते हुए मसले का हल निकालने की बात कही है। वहाँ के लोग बहादुर लोग हैं, वो किसी प्रेशर में, किसी के दबाव में या किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे। मैंने डीएम को कह दिया है, कानूनन हर तरीका ढूंढा जाए जिसके जरिए उनको ऑपरेट न करने, जो भी संभव है हम उस क्रैशर्स को बंद कराने के लिए काम करेंगे। और मसूरी के विंटर कार्निवल के दौरान युवक के साथ बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग माहौल खराब कर रहे थे और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों, नगरपालिका अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये देखिए तस्वीर जरा, लोग वहां पर बैठे हुए हैं और पुलिस वाले हाथापाई कर रहे हैं लोगों से। उनको हाथ के बाद पैरों से भी मारा गया। पुलिस अगर चाहे तो शांति से भी मामले को सुलझा सकती है। आपको बता दें कि मसूरी कार्निवल के तीसरे दिन एक दरोगा और युवक के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने युवक पर बल प्रयोग किया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मैटर दादागिरी का नहीं है, मैं भी था वहां पर, इसलिए मैं इस चीज को और सारी चीजों को मैंने देखा है। लोग स्टेज के पास बिल्कुल आ गए थे, 200 लोग, जिनको वहां से हटाया जाना बहुत जरूरी था, नहीं तो आगे कार्यक्रम नहीं हो पाते। रही बात दादागिरी की, तो शासन दादागिरी करने के लिए नहीं है, हम कोऑर्डिनेट करने के लिए और उसी तरह से हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के तहत ही आप आनंद लेंगे, तभी इस तरह के कार्यक्रम को अच्छे से आनंद ले पाएंगे और सभी लोग आनंद ले पाएंगे। अगली खबर की बात करें तो हरिद्वार और देहरादून के रायवाला में हाईवे को 4 लेन करने का काम शुरू हो गया है और इसके लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर बने भवनों को पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया है। हालांकि इस दौरान व्यापारियों की पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। बता दें कि 2016 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है और इससे पहले सड़कों को 4 लेन करने का काम पूरा किया जाना है। 2 दिन में कोई कैसे शिफ्टिंग कर सकता है? 2 दिन तो कमरा ढूंढने में लग जाते हैं। हमारे पीछे ही हमें लोगों ने कमरा नहीं दिया और आप बताइए हम कहाँ जाएं और क्या करें? हमें मुआवजा भी नहीं मिला सर। पहले से दिया गया, पहले से इनको जानकारी भी है और हमारे स्टाफ के द्वारा अधिकारी को किया गया है। लिया भी लोगों ने आपसी विवाद के कारण नहीं लिया गया है, उसको हमने कोर्ट भेज दिया, कोर्ट से ये लोग पैसे देंगे।
अल्मोड़ा के पूर्वी पोखरखाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। उत्पीड़न का आरोप नाबालिग के घर के निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर पर है। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक बच्चे को घर पर अकेला देखकर आरोपी अक्सर इस वारदात को अंजाम देता था। बच्चे ने जब इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी शख्स को जेल भेज दिया है। तो इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है 377, 511 और 7/8 पोस्को एक्ट के तहत। और मुलजिम को भी 11:15 बजे आज उसके मकान पर जब वो काम करने आया तो उसको पकड़ लिया गया है। और देहरादून में जिला योजना की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा काटा और धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई सुझाव भी अपने रखे, जहां मेयर विनोद चमोली ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए समय से धनराशि आवंटित नहीं कर रही है, जिसके कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। हालांकि यशपाल आर्य ने आश्वासन दिया है कि सभी सुझावों पर गौर किया जाएगा और जल्द ही लंबित पड़े कार्यों को पूरा किया जाएगा। नहीं, नाराजगी नहीं है, उनके सुझाव थे और उनके सुझावों का सम्मान करते हैं। जो हमारे माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, जो जिला योजना की समिति के सदस्य हैं, उनकी निश्चित रूप से भूमिका भी है। उन्होंने अपने भाव भी व्यक्त किए हैं और निश्चित रूप से उनको जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको अपने सुझाव उनके सुझाव देना और अपनी योजनाओं को स्वीकृत कराना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। मेरा मानना है कि अगली बैठक में निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से एक पारदर्शी तरीके से उन योजनाओं को लेंगे और स्वीकृत कराएंगे। सिस्टम ठीक होता है और नियम कानून ठीक बनते हैं तो उससे जनता का ज्यादा लाभ होता है। तो सिस्टम पर ध्यान दिया जाना चाहिए और विधायकों को भी सोचना चाहिए कि सिस्टम को ठीक करना चाहिए। उधर उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का काम अपने अंतिम पड़ाव में है और इस काम का जिम्मा यूपी निर्माण निगम को दिया गया है। 38 करोड़ की लागत से बनने वाली इस हवाई पट्टी पर लंबे विमानों को भी उतारा जा सकेगा। बता दें कि वायुसेना ने इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल आपदा के वक्त फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने में किया था। गुणवत्ता की बात है तो उसमें जो विभाग है, जो उड़ान विभाग है, वो समय समय पर थर्ड पार्टी जांच भी करवाते रहते हैं, जो मैंने भी जानकारी ली है। और जहां तक समय की बात है तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनको एक बैठक करके सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको तय समय के अंतर्गत इसको पूरा कर लें। पहाड़ों पर ठंड का कहर जारी है। बात करें देहरादून की तो यहां ठंड के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और खासकर सड़कों के किनारे रहने वालों का हाल और बुरा है। डीएम के मुताबिक ठंड के कहर को देखते हुए शहर में 16 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही सड़क किनारे रहने वालों के लिए 4 रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। नगर निकायों को और एसडीएम्स को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। नगर निगम के क्षेत्र में भी 16 पॉइंट पहले चिन्हित किए गए थे जहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं। इनसे कहा गया है कि इसके अलावा और भी जगह देख ली जाए। अगर 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं, एक परमानेंट रैन बसेरा है, 3 टेम्पररी रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर अगर रास्ते में लोग खुले में पाए जाते हैं तो जो हमारी पुलिस गश्त पर होती है उनको निर्देश दिए गए हैं कि इन लोगों को कंसर्न रैन बसेरों पर इनको भेज दिया जाए। उधर आमिर खान की फिल्म पीके के विरोध में अब हरिद्वार के साधु संत भी खड़े हो गए हैं। कई अखाड़ों के साधु संतों ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस फिल्म में भगवान का अपमान किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संतों ने फिल्म के विरोध में कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। ऐसी फिल्मों के ऊपर बैन होना चाहिए और हम जनहित याचिका दायर करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी अखाड़े इकट्ठे होकर के इसके ऊपर एक जो है बहुत बड़ा मंथन करें और मंथन करके इनके ऊपर हम मुकदमा भी करेंगे और इनका पुरजोर विरोध करेंगे। हम मान हो या उसको नकारा गया हो तो ऐसे फिल्म और फिल्म निर्देशक को भारत सरकार को तत्काल सेंसर कर देना चाहिए ऐसी फिल्मों को। और देहरादून में सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 102 एनसीसी कैडेट के दल को दिल्ली के लिए रवाना किया। ये दल दिल्ली के लाल किला पर 26 जनवरी को होने वाले परेड में हिस्सा लेगी और इस मौके पर सीएम हरीश रावत ने कहा कि एनसीसी में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे आयोजनों में एनसीसी की तैनाती के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पौड़ी श्रीकोट में एनसीसी अकादमी बनाने के लिए भूमि चयनित किए जाने की बात कही है। बहुत तेजी से एनसीसी एक मूवमेंट के रूप में उत्तराखंड में बढ़े, उसके लिए एनसीसी ट्रेनिंग डायरेक्टरेट
बहुत आवश्यक है, एनसीसी का हेरिटेज बहुत आवश्यक है। हम उसके लिए जो कुछ भी जगह शायद चयनित कर ली गई है, अब आगे मैं देखता हूं कि क्या क्या कदम हमको उठाने हैं। कुंभ मेले में भी आप जब क्राउड मैनेजमेंट में एनसीसी अपना रोल प्ले करे। जो हमारी एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट वहां पे सिरकोट में होगा, उसके लिए अपनी सहमति और धन की स्वीकृति की बात की है। इसके लिए मैं अपने एनसीसी हेडक्वार्टर्स दिल्ली से लेकर के और अपने उत्तराखंड तक सारे अफसर्स को भी धन्यवाद देता हूं। और अब खबर एक नजर। ऋषिकेश के श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में 349वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया है। उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां का रुख कर रहे हैं। मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवल का चौथा दिन भी बेहद शानदार रहा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल की बेटी और कत्थक नृत्यांगना आयुषी ने इस कार्निवल में हिस्सा लिया। आयुषी के नृत्य को देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए।